राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है अच्छे होंगे। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ दोस्तों। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्टार्ट विद आदित्य में। तो सर्दी काफ़ी ज़्यादा हो रही है और आपका जो है सीटेट का एग्ज़ाम आने वाला है। तो घर पर बैठ के जितना हो सकता है उससे ज़्यादा पढ़ें, क्योंकि आपको इस बार सीटेट निकालना है। और अगर आपकी पढ़ाई सिलेबस कंप्लीट हो चुका है तो आप पीवाईक्यू मेरे वीडियो देख सकते हो, और नहीं हुआ है फिर भी आप देखो, क्योंकि तो आप इससे लगभग 50% पेपर आपका बनेगा। आपको पता चल जाएगा कैसा पेपर आता है। तो आज मैं हिंदी के क्वेश्चन कराऊंगा। 30 क्वेश्चन आते हैं, जैसा कि आपको पता है। इसमें जो है आपका पहला एक गद्यांश आता है जो कि सामने आपको दिख रहा है, एक फिर काव्यांश आएगा, तो जिसमें 15 क्वेश्चन होंगे। गद्यांश में 1 से 8 तक और 9 से 15 तक काव्यांश के, और 15 क्वेश्चन आपके सामान्य हिंदी के होंगे। ठीक है दोस्तों, तो जब भी गद्यांश को पढ़ना शुरू करें तो एक दो प्रश्नों पर पहले एक बार उन्हें देख जरूर लें, ताकि साथ ही में आपको आंसर मिल जाएंगे पढ़ते पढ़ते ही। ठीक है दोस्तों, तो वो कह रहे हैं कि इस गद्यांश को पढ़ के पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। सैकड़ों सालों से सिंध के रेगिस्तान में ईंटों का एक बड़ा सा ढेर लगा हुआ था। आज यह जगह पाकिस्तान में है। वहाँ के लोग इसे मोहनजोदड़ो बोलते थे, यानी मरे हुओं का टीला। तब किसे पता था कि कभी यहाँ भारत का सबसे पुरानी सभ्यता बसती थी। लोगों ने इन ईंटों से अपने घर बनाए। 19वीं सदी में रेलवे लाइन्स बनाने के लिए 2 अंग्रेज इंजीनियर इन ईंटों को भर भर कर ले गए। जल्दी इन 4000 साल पुरानी ईंटों पर लाहौर से कराची जाने वाली रेलगाड़ियां दौड़ने लगीं। सिंधु घाटी सभ्यता के शहरों की खोज से भारत का इतिहास 2000 सालों से ज़्यादा पीछे चला गया। चलिए, ये आपने जब पूरा पढ़ लिया तो यहाँ से हमारा जो प्रश्न है वो हम देखते हैं कि हमारा प्रश्न क्या है, क्या इनसे प्रश्न बनते हैं। तो आपका जो पहला प्रश्न है, सैकड़ों सालों से सिंध के रेगिस्तान में ईंटों का एक बड़ा सा ढेर लगा हुआ था। लोग उसे क्या पुकारते थे? मोहनजोदड़ो। आपने अभी पढ़ा, सिर्फ मैंने एक बार पढ़ा, आपका आंसर मुझे तुरंत मिल गया। तो यही मैं कहना चाहता हूँ कि आप अगर ध्यान से गद्यांश पढ़ेंगे तो आपका बिल्कुल भी गलत नहीं होने वाला। चलिए, मोहनजोदड़ो की ईंटों से किस रेल मार्ग का निर्माण किया? 2000 वर्ष किया। सिंध से हिंद तक, सिंध से कराची तक। तो आपका सही उत्तर है सिंध से आपका कराची से माफ़ करिएगा, आपका कराची से लाहौर तक। ठीक है, जो कि अभी आपने पढ़ा था। मोहनजोदड़ो की ईंटें कितनी पुरानी थी? आपने अभी पढ़ा 4000 वर्ष। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सी। खुदाई में मिले 2 सबसे बड़े शहरों को देखकर आश्चर्य क्यों हुआ? वे दोनों बहुत सुंदर थे, वे दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते थे, वे दोनों एक दूसरे से सटे हुए थे, वे दोनों एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न थे। तो आपका सही उत्तर है वे दोनों बिल्कुल एक जैसे दिखते थे। चलिए, इतिहासकार सिटाडेल किसे कहते हैं? शहर के एक कोने पर बनी 4 दीवारी को, शहर में बने घरों को, मिट्टी से बनी ईंटों को, नगर व्यवस्था को। तो ये है आपका शहर के एक कोने में बनी 4 दीवारी को ये सिटाडेल कहते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता इन दोनों नगरों से संबंधित नहीं है? सभी घरों की ईंटों का आकार समान था। बी, सभी शहरों की दीवारों की ईंटों का आकार समान था। सी, शहरों के घरों की संरचना समान थी, सभी शहरों की नालियों की व्यवस्था अच्छी नहीं थी। तो आपका डी जो है वो आपका सही उत्तर है, और डी है सभी शहरों की नालियों की व्यवस्था अच्छी नहीं थी। आगज शब्द है रेलवे लाइन, सभ्यता, भारतीय इतिहास। तो आगज शब्द है आपका रेलवे लाइन। प्रश्नगत शब्दों में रेलवे लाइन आगज शब्द है, यह अंग्रेजी भाषा का शब्द है। 4 दीवारी में समास है द्विग, द्वंद्व, कर्मधारय और अव्ययी भाव। तो आपका यह है द्विग समास है। 4 दीवारी में दोस्तों आपका जो समास है वो है द्विग समास। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मन का प्रसन्नता प्रदान नहीं करता? कौन सा मन को प्रसन्नता प्रदान नहीं करता? कोयले की मधुर वाणी, रंग बिरंगे फूल, मोरों का नृत्य, मशीनों की ध्वनि। तो डी है आपकी मशीनों की ध्वनि। चलिए, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो आपका जो अगला प्रश्न है दोस्तों, यहाँ से आपका दूसरा गद्यांश है। कभी कभार यहाँ पे काव्यांश आ जाता है, लेकिन इस बार जो है इसमें आपका यहाँ पे दूसरा गद्यांश है। तो 10 से 15 प्रश्न आपको इससे करने होंगे। तो 15 के बाद आपके सामान्य हिंदी के प्रश्न होंगे। तो इसमें वो पूछ रहे हैं, कोयल की कूकू, मयूरों का नृत्य, मेघों की प्रतिछाया में उड़ती बगुलों की पंक्तियाँ, शरद ऋतु का निरव गगन, बसंत ऋतु में लहराते पत्ते और अनेक रंगों की छटा बिखेरते
पुष्प भंवरों की गुणगुण सभी हमारे मन प्राणों की पुलकित कर देते हैं, परंतु दुख की बात है कि आज इस बुद्धिवादी युग में हम प्रकृति से दूर हटते जा रहे हैं। हर तरफ भाग दौड़, अर्थ लिप्सा, कार्य व्यग्रता, संकीर्णता आदि कुछ ऐसी बातें हैं जिनके कारण हम कभी खुले आसमान की ओर ताकतों का समय नहीं निकाल पाते। यद्यपि प्रकृति की विविध दृश्य वाली से परिपूर्ण हमारा देश भारत संसार भर में प्रसिद्ध है, तथापि प्रदर्शन हेतु पर्वतीय प्रदेशों की सैर से प्रकृति का आनंद हम उठा नहीं पाते। तो आपका प्रश्न है से गद्यांश के अनुसार संसार में प्रसिद्ध है के लिए तरह तरह के दृश्यों, अनेकता में एकता, भाषाई विविधता और धार्मिक विविधता। तो आपका जो सही उत्तर है दोस्तों, वो आपका सही उत्तर है ए, तरह तरह के दृश्यों। ठीक है, अब यहाँ पे आप जब 15 तक करेंगे उसके बाद सामान्य हिंदी के प्रश्न आ जाएंगे। तो दोस्तों आपका जो है सीटेट के प्रश्न को अब बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचे, मात्र 5 दिन शेष हैं और 5 दिन में आपका पेपर है। अभी आप लोगों ने अपना एग्ज़ाम सिटी वगैरह देख लिए होंगे, तो 5 दिन में आपका पेपर है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी जो है आप क्या करें कि अपनी पढ़ाई को और समय ज़्यादा दें, ताकि आप इस बार सीटेट क्वालिफाई करके वैकेंसी के लिए फॉर्म भर सकें। निम्नलिखित में से कौन सा प्रकृति से दूर जाने का कारण नहीं है? धन कमाने की चाह, कार्य की जल्दी, आपसी प्रतियोगिता, संध्या समय आकाश को निहारना। तो डी है जो दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, और डी है आपका संध्या समय आकाश को निहारना। डी आपका एकदम सही उत्तर है। चलिए, कोलाहल भरा वातावरण, महानगरों की व्यस्तता, संकीर्णता आदि कुछ ऐसी बातें हैं जिनके कारण हम कभी खुले आसमान की ओर ताकने का समय ही नहीं निकाल पाते हैं। वाक्य का भाव है आपका ये, महानगरीय व्यस्तताओं के कारण हम आसमान के नीचे नहीं बैठ पाते। महानगरों में गगनचुंबी इमारतों के कारण खुला आसमान दिखाई नहीं देता है। महानगरीय व्यस्तताओं और शोर भरे वातावरण के कारण हम प्रकृति का आनंद लेने के लिए समय नहीं निकाल पाते। महानगरीय व्यस्तताओं के बावजूद हम प्रकृति का आनंद लेने के लिए समय निकाल पाते हैं। ठीक है, तो आपका यहाँ पे जो है सही उत्तर है सी। चलिए, प्रकृति की ओर संकेत करने वाले शब्द नहीं हैं शरद ऋतु, बिखरते पुष्प, खुला आसमान और कल पुर्जे। तो डी जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है, और डी आपका हो जाएगा कल पुर्जे। कल पुर्जे प्रकृति की ओर संकेत करने वाले शब्द नहीं है, अपितु यह शब्द किसी मशीन की ओर संकेत करता है, जबकि शरद ऋतु, बिखरते पुष्प, खुला आसमान, चिड़ियों की चहचहाट, मयूरों का नृत्य आदि प्रकृति की ओर संकेत करते हैं। चलिए दोस्तों, भाग दौड़ में समास है तत्पुरुष, द्विग, द्वंद्व और कर्मधारय। तो आपका सी जो है वो आपका सही उत्तर है। सी है आपका द्वंद्व समास है भाग दौड़ में। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान एवं विग्रह करने पर और या अथवा आता है। तत्पुरुष समास में अंतिम पद प्रधान होता है। प्रदर्शन में उपसर्ग है ना, प्र, प्रद और दर्शन। तो बी है आपका प्रदर्शन में प्रा उपसर्ग है और बाद में जो है दर्शन वो आपका प्रत्यय होगा। तो प्रा उपसर्ग है। उपसर्ग वे शब्द होते हैं जो किसी शब्द के प्रारंभ में जुड़कर अर्थ में विशेषता लाते हैं। उपसर्ग दो शब्द उप प्लस सर्ग से बना है। हिंदी में प्रयोग किए जाने वाले उपसर्ग अलग अलग भाषाओं के हैं, जिनमें संस्कृत के 19, हिंदी के 10 और उर्दू के 12 हैं। चलिए दोस्तों, यहाँ से आपकी सामान्य हिंदी के प्रश्न आ गए हैं। तो पहला प्रश्न है, यहाँ पे पहला नहीं है तो 16वां प्रश्न, लेकिन सामान्य हिंदी का। अब तक हमने गद्यांश से हम प्रश्न कर रहे थे, हम कुछ नया नहीं कर रहे थे, सिर्फ हम गद्यांश से प्रश्न कर रहे थे। संज्ञानात्मक अकादमिक भाषा निपुणता काल्प किससे संबंधित है? विषयों से संबंधित औपचारिक अकादमिक अधिगम, अंग्रेजी साहित्य के लिए औपचारिक अकादमिक अधिगम, वाद विवाद कौशल में सुधार के लिए औपचारिक अकादमिक अधिगम, केवल मनोविज्ञान के लिए औपचारिक अकादमिक अधिगम। तो आपका ए जो है वो दोस्तों सही उत्तर है। ए है आपका विषयों से संबंधित औपचारिक अकादमिक अधिगम। ए आपका एकदम सही उत्तर है। संज्ञानात्मक अकादमिक निपुणता काल्प विषयों से संबंधित औपचारिक अकादमिक अधिगम से संबंधित है। यह विभिन्न सामग्री क्षेत्रों में कक्षा में उपयोग की जाने वाली शैक्षणिक भाषा या भाषा में दक्षता पर केंद्रित है, जिसमें अमूर्त विचारों और उच्चतर भाषा योग्यता के लिए भाषा प्रयोग किया जाता है।
संप्रेषणात्मक भाषा कक्षा में अध्यापक सबसे कम क्या इस्तेमाल करती है? अध्यापक केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम, विद्यार्थी केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम, विषय वस्तु केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम और आकलन केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम। तो जो है आपका वो ए आपका सही है। संप्रेषणात्मक भाषा कक्षा में अध्यापक सबसे कम अध्यापक केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम का इस्तेमाल करता है। विद्यार्थी केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम, विषय वस्तु केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम, आकलन केंद्रित कक्षा प्रबंधन उपागम का प्रयोग अध्यापक भाषा की कक्षा में आवश्यकता के अनुरूप करते हैं। चलिए दोस्तों, भाषा शिक्षण के लिए प्रत्यक्ष विधि में किन दो घटकों का प्रयोग किया जाता है? श्रव्य भाषिक और श्रव्य दृश्यात्मक विधि, श्रव्य भाषिक और व्याकरण अनुवाद विधि, श्रव्य भाषिक और विधि और संरचनात्मक उपागम, श्रव्य भाषिक विधि और संप्रेषणात्मक उपागम। तो ए जो है दोस्तों वो आपका सही उत्तर है और ए आपका होगा श्रव्य भाषिक और श्रव्य दृश्यात्मक विधि। ए आपका एकदम सही उत्तर है। चलिए दोस्तों 19वें प्रश्न की ओर चलते हैं। 19 है आपका, लता अपनी कक्षा में दो विद्यार्थियों अजय और आभा के बीच संवाद करवा रही है। इनमें एक विद्यार्थी को इस संवाद को आगे बढ़ाने की जरूरत है। लता किस कौशल का आकलन कर रही है? केवल श्रवण, श्रवण एवं वाचन, श्रवण एवं पठन, केवल वाचन। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है और बी आपका होगा श्रवण एवं वाचन। लता अपनी कक्षा में दो विद्यार्थियों अजय और आभा के बीच संवाद करवा रही है। इनमें एक विद्यार्थी को इस संवाद को आगे बढ़ाने की जरूरत है। इस प्रक्रिया में लता श्रवण एवं वाचन कौशल का आकलन कर रही है। किसी भी छात्र के श्रवण कौशल एवं वाचन कौशल के परीक्षण के लिए इसी तरह के कार्य दिए जाते हैं। भाषा के 4 कौशल हैं: श्रवण, वाचन, पठन, लेखन। नजमा भाषा के एक प्रश्न पत्र में प्रश्नों के कठिन स्तर का हिसाब लगा रही है। एक प्रश्न का कठिन स्तर का मूल्य 30 है। नजमा को इस प्रश्न के बारे में क्या करना चाहिए? इस प्रश्न को परीक्षा प्रश्न पत्र में रखना चाहिए। इस प्रश्न को परीक्षा प्रश्न से हटा देना चाहिए। यह प्रश्न परीक्षा प्रश्न पत्र के लिए मध्यम रूप से कठिन होगा। यह प्रश्न परीक्षा प्रश्न पत्र के लिए एक अच्छा प्रश्न है। तो बी जो है वो आपका सही उत्तर है, बी है। इस प्रश्न को परीक्षा प्रश्न पत्र से हटा देना चाहिए। चलिए, मौन अवधि में शिक्षार्थी क्या करते हैं? भाषा के साथ कार्य करते हैं, चेहरे की भाव भंगिमाएं सीखते हैं, भाषा नहीं सीखते हैं, भाषा के प्रति समझ नहीं बना पाते हैं। तो आपका जो है ए आपका सही है। ए क्या है? भाषा के साथ कार्य करते हैं। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ELL विद्यार्थी वे शिक्षार्थी हैं जो दृश्यात्मक माध्यमों के द्वारा प्रस्तुत की गई सूचनाओं का लाभ उठा पाते हैं। दृश्यात्मक, श्रव्यात्मक, गत्यात्मक और स्थानिक। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है। ए हो जाएगा दृश्यात्मक। ए आपका एकदम सही उत्तर है। चलिए, व्याकरण अनुवाद विधि में व्याकरण कैसे पढ़ाई जाती है? आगमनात्मक रूप से, निगमनात्मक रूप से, बिना किसी व्याख्या के और बनावटी रूप से। तो जो व्याकरण है दोस्तों वो हमेशा निगमनात्मक रूप से पढ़ाई जाती है। निगमनात्मक रूप से पढ़ाई जाती है। व्याकरण अनुवाद विधि में व्याकरण निगमनात्मक रूप से पढ़ाई जाती है। निगमनात्मक विधि में शिक्षार्थी सामान्य सिद्धांत से विशिष्ट सिद्धांत की ओर अग्रसर होते हैं। व्याकरण अनुवाद विधि में विद्यार्थी को लक्ष्य भाषा का भाषाई विवरण समझाया जाता है। व्याकरण अनुवाद विधि को भंडारकर विधि भी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका। इसके आपको पता होगा 30 प्रश्न आते हैं, फिर 30 प्रश्न आपके इंग्लिश के आते हैं। तो हरेंद्र अपने विद्यार्थियों को कुछ फ्लैश कार्ड देता है जिन पर चित्र बने हुए हैं। वह एक वाक्य बोलता है। उस वाक्य को सुन समझकर विद्यार्थी को फ्लैश कार्ड पर बने चित्र से मिलान करना है। हरेंद्र किस कौशल का आकलन कर रहा है? पठन, श्रवण, वाचन, दृश्य रूपकता। बी श्रवण। हरेंद्र अपने विद्यार्थियों को कुछ फ्लैश कार्ड देता है जिन पर चित्र बने हुए हैं। वह एक वाक्य बोलता है। उस वाक्य को सुन समझकर विद्यार्थी को फ्लैश कार्ड पर बने चित्र से मिलान करना है। हरेंद्र विद्यार्थियों के श्रवण कौशल का आकलन कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न है। नीलम अपने विद्यार्थियों को एक टेस्ट देती है। वह उन्हें एक वाक्य देती है।
जिसमें कोई एक शब्द रेखांकित शब्द का विलोम शब्द बताओ, वह भाषा के किस उपकौशल की परीक्षा ले रही है? श्रवण, पठन, शब्द भंडार और व्याकरण। तो सी है आपका शब्द भंडार। उपयुक्त प्रश्नानुसार नीलम विद्यार्थियों के शब्द भंडार उपकौशल की परीक्षा ले रही है। विलोम, पर्यायवाची, अनेकार्थी आदि विद्यार्थियों के शब्द भंडार में वृद्धि करते हैं। चलिए दोस्तों, आपका अगला प्रश्न है, निर्देशित पठन की मनोवैज्ञानिक उत्पत्ति किससे संबंधित है? वाइगोत्स्की का निकटस्थ विकास का क्षेत्र, पियाजे का अधिगम सिद्धांत, थर्नडाइक का अधिगम सिद्धांत और स्किनर का संक्रियात्मक अनुकूलन। आपने दोस्तों, मैं आपको एक और बात बता दूं कि आपके वाइगोत्स्की, पियाजे, थर्नडाइक, कोहलर, स्किनर, इनके प्रश्न हमेशा आते हैं। आपके सीडीपी में आएंगे, हिंदी में आ जाएंगे। तो इन प्रश्नों को, इनकी थ्योरी, इनके सिद्धांतों को जरूर पढ़ लें, क्योंकि इनसे प्रश्न आने ही आने हैं। चलिए, तो आपका सही है वाइगोत्स्की का निकटस्थ विकास का क्षेत्र। चलिए, अगला प्रश्न है, पूनम अपने विद्यार्थियों को शब्द में निहित तुकबंदी वाली ध्वनियों की पहचान करने के लिए कहती है। इस क्रिया द्वारा वह अपने विद्यार्थियों के किस पक्ष को मजबूत कर रही है? ध्वन्यात्मक जागरूकता, आकृति विज्ञान मूलक जागरूकता, लिपि विज्ञान मूलक जागरूकता, व्याकरण जागरूकता। तो ए है, वो है आपका ध्वन्यात्मक जागरूकता। पूनम अपने विद्यार्थियों को शब्दों में निहित तुकबंदी वाली ध्वनियों की पहचान करने के लिए कहती है। इस क्रिया द्वारा वह अपने विद्यार्थियों के ध्वन्यात्मक जागरूकता पक्ष को मजबूत कर रही है। चलिए दोस्तों, डिस्टर्बेंस के लिए दोस्तों माफ़ी चाहूँगा कि ये जो आपका डिस्टर्बेंस हो जाता है, उसके लिए माफ़ी चाहूँगा। चलिए, सुधा अपने विद्यार्थियों के समक्ष प्रवाह पठन का आदर्श रूप प्रस्तुत करना चाहती है। उसे अपनी कक्षा में किस पठन युक्ति का क्रियान्वयन करना चाहिए? सरकारी तौर पर पठन, बारीकी से पठन, मौन पठन, ऊंचे स्वर में सस्वर पठन। तो डी जो है वो आपका सही उत्तर है, डी हो जाएगा, ऊंचे स्वर में सस्वर पठन। विद्यार्थियों को नई नई शब्दावली सीखने सिखाने के लिए युक्तियां सिखानी क्यों जरूरी हैं? जिससे कि विद्यार्थी अपने आप नई शब्द संपदा सीख सकें, जिससे कि विद्यार्थी सीखे गए शब्दों को याद रख सकें, जिससे कि विद्यार्थी नई भाषा अर्जित कर सकें, जिससे कि विद्यार्थी अच्छे अधिगमकर्ता बन सकें। तो ए जो है वो आपका सही उत्तर है, ये हो जाएगा, जिससे कि विद्यार्थी अपने आप नई शब्द संपदा सीख सकें। ये आपका एकदम सही उत्तर है। विद्यार्थियों को नई नई शब्दावली सीखने सिखाने के लिए युक्तियां सीखनी जरूरी हैं, जिससे कि विद्यार्थी अपने आप नई संपदा सीखकर अपने शब्द भंडार में वृद्धि कर सकें। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, आपकी नियुक्ति माध्यमिक स्तर पर भाषा अध्यापक के रूप में होती है। कक्षा में आपकी क्या भूमिका रहेगी? आप यह निर्णय लेना चाहेंगे कि आ और कैसे पढ़ाना है। आप किसी सीखने के लिए स्थितियों का सृजन करना चाहेंगे और विद्यार्थियों को सीखने के अवसर देंगे। शिक्षार्थियों के सामने विषय सामग्री प्रस्तुत करना चाहेंगे। एक संस्थापक के रूप में कार्य करना चाहेंगे और आवश्यकता अनुसार संकेत मदद देंगे। ए, बी और सी। बी है आपका बी, सी और डी। सी है आपका ए, सी और डी। और डी है ए, बी और डी। तो आपका सही है डी, ए, बी और डी, तीन सही हैं। क्या आप निर्णय लेना चाहेंगे क्या और कैसे पढ़ाना है? ये आपका सही है। आप सीखने के लिए स्थितियों का सृजन करना चाहेंगे और विद्यार्थियों को सीखने के अवसर देंगे। ये आपका सही है। एक संसाधक के रूप में कार्य करना चाहेंगे और आवश्यकता अनुसार संकेत अथवा मदद देंगे। ये आपका सही है। यहाँ से दोस्तों आपके हिंदी का जो है वो क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अब जो है आपके इंग्लिश की बारी है और इंग्लिश को बड़ा ध्यान से पढ़ें। ठीक है दोस्तों, चलिए, उम्मीद है मुझे कि दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे, धन्यवाद।